हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पाठ अंतर्गत मूल्यांकन, पाठोपरांत मूल्यांकन। यानी दो प्रकार के मूल्यांकन की हम बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि मूल्यांकन शिक्षण व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है। शिक्षण व्यवस्था को डॉक्टर ब्लूम ने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है। तो उसके अंतर्गत पहला ध्रुव है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा ध्रुव कहलाता है शिक्षण, अधिगम, अनुभव और तीसरा ध्रुव होता है मूल्यांकन का। अर्थात ये तीसरा ध्रुव या जो तीसरा अनिवार्य अंग है वो क्या काम करता है, पहले दो अंगों की सीमा को जांचता है। इनकी दिशा सही है, ठीक दिशा में अधिगम शिक्षण हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है तो किस सीमा तक हो रही है, ये जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन एक अनिवार्य अंग है शिक्षण व्यवस्था का। इस बारे में हम सभी पहले से ही जानते हैं। और यहाँ पे देखिए दो प्रकार की मूल्यांकन की स्थिति की बात हो रही है। अगर आप इन दोनों शब्दों को देखेंगे, देखिए पाठ अंतर्गत मूल्यांकन, पाठोपरांत मूल्यांकन। इस शब्द को देखो, पाठांतर्गत लिखा हुआ है ना, क्योंकि संधि हो गई, पाठ धन अंतर्गत, तो ये बना पाठांतर्गत। ठीक है, और ऐसे ही पाठ धन उपरांत, पाठोपरांत, यहाँ पे पाठ धन अंतर्गत। ठीक है, क्या बन गया, दीर्घ संधि हो गई ना, पाठोपरांत। इसी तरह से आप एक चीज देख लीजिएगा कि यहाँ पे दो स्थितियां दिखाई दे रही हैं इन शब्दों में, पाठ के अंतर्गत, पाठ के उपरांत। यानी मूल्यांकन की दो स्थितियां हैं। मूल्यांकन की दो स्थितियां हैं। पहली है पाठ के अंतर्गत, मतलब क्या हुआ, पाठ पढ़ाने के दौरान किया जाने वाला मूल्यांकन। और ये है पाठोपरांत मूल्यांकन, मतलब शिक्षक ने जब पाठ पढ़ा दिया है तो उसके बाद जो मूल्यांकन किया जाता है उसे हम कहते हैं पाठोपरांत मूल्यांकन। नाम से ही, अब जब ये यहाँ पे नाम का जो इनका अर्थ है वो स्पष्ट हुआ, तो साथ में ही मुझे लगता है कि अब इसमें क्या किया जाता है ये भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा या स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए मूल्यांकन, वही बात, मूल्यांकन दो प्रकार का, पाठांतर्गत मूल्यांकन, पाठ पढ़ाने के दौरान किया जाने वाला मूल्यांकन, और पाठ उपरांत मूल्यांकन, पाठ के पढ़ाने के उपरांत यानी बाद में किया जाने वाला मूल्यांकन। यहाँ पे जब हम पाठ पढ़ाते हैं, हम जो पाठ योजना बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, उसको जब हम डिलीवर करते हैं तो उस दौरान हम बच्चों से कैसे प्रश्न पूछते हैं, तो वो प्रश्न होते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न का मतलब जो हम पढ़ाते हैं उसी में से ही प्रश्न पूछते हैं, तो वो कहलाते हैं बोध प्रश्न। तो यहाँ पे पाठ के अंतर्गत, अर्थात जब आप पाठ पढ़ाते हो, बच्चों को लेसन पढ़ाते हो, तो उस दौरान जो मूल्यांकन किया जाता है वो कैसे प्रश्नों के द्वारा किया जाता है या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस समय पे बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अंतर्गत बोध प्रश्नों के, ये मूल्यांकन बोध प्रश्नों के द्वारा होता है। ठीक है, लेसन प्लान, पाठ योजना आप सभी ने बनाई होगी, चाहे आप बीएड कर रहे हैं तो भी, और अगर आप बीएड कर चुके हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो भी बीएड के दौरान आपने लेसन प्लान बनाए ही हैं। तो यहाँ पे ये भी चीज क्लियर हो जाती है कि ये बोध प्रश्नों में हम क्या करते थे, हम पहले पढ़ाते हैं, बच्चे को नॉलेज देते हैं टॉपिक से रिलेटेड, और उसके बाद उससे संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, उसी में से जो हमने पढ़ाया है उसी में से प्रश्न पूछते हैं, ये जांचने के लिए कि क्या बालक ने उसे सीख लिया है जो हमने उसको बताया है या सिखाया है, क्या बालक का अधिगम हुआ है, क्या बालक के व्यवहार में परिवर्तन आया है, और अगर बालक ने सीखा है तो किस सीमा तक सीखा है, अर्थात जो हमने सिखाया क्या उसने संपूर्ण रूप में उसको सीख लिया है या फिर उसमें कुछ कमी है। तब हम क्या करेंगे, उसको दोबारा से बताएंगे, ताकि हमने तो क्या करना है, हम शिक्षक है तो हमने तो बालक को संपूर्ण ज्ञान देना है, अधूरा ज्ञान नहीं देना, बल्कि हमने उसको संपूर्ण ज्ञान देना है। जो हमें पता है, जितना हमें पता है उतना हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट को भी पता हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पाठोपरांत मूल्यांकन, पाठ के उपरांत मूल्यांकन, पाठ
पढ़ाने के बाद किया जाने वाला मूल्यांकन कौन से प्रश्नों के द्वारा किया जाता है? तो पुनरावृत्ति प्रश्नों के द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट्स, पुनरावृत्ति प्रश्न कौन से होते हैं? रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस कौन से होते हैं? देखिए, जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो हम अपनी पाठ योजना को, यानी हमारा जो लेसन है जो हमने पढ़ाना है बुक के अंदर, उसको 3 से 4 भागों में डिवाइड करते हैं। अगर हम एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर, एसएसटी आप समझ रहे हो ना, एसएसटी सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान वाले सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जैसे ज्योग्राफी है, जियोग्राफी के साथ एसएसटी खुद सामाजिक अध्ययन के लेसन होते हैं, सिविक्स के लेसन होते हैं, हिस्ट्री के लेसन्स होते हैं, इकोनॉमिक्स के लेसन होते हैं, इवन साइंस के लेसन्स होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें भी हम 3 से 4 शिक्षण बिंदु बनाते हैं, टीचिंग पॉइंट्स बनाते हो ना आप लोग, वही टीचिंग पॉइंट्स, ठीक है, अगर आप इन सब्जेक्ट के हैं तो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट के हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें भी हम 3 से 4, अगर गद्य का लेसन है तो उसे 3 से 4 भागों में पढ़ाते हैं। एक भाग को उठाते हैं, उसमें ही हमारा आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, अशुद्धि संशोधन, कठिन शब्दों के अर्थ, फिर बोध प्रश्न, और फिर जो है मौन वाचन, और उसके बाद हम करते हैं बच्चों से सौंदर्य अनुभूति प्रश्न अगर पद्य का लेसन है तो, और अगर गद्य का लेसन है तो हम पूछते हैं विचार विश्लेषण प्रश्न। इस तरह से एक पैराग्राफ में से इतनी लंबी प्रोसीजर होने के बाद सेकंड नंबर पे फिर सेकंड पैराग्राफ से संबंधित ऐसे ही सब चलता है, फिर थर्ड से संबंधित ऐसे ही सब कुछ चलता है। याद आ गया होगा आपको? तो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट के अंदर टीचिंग पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो लेसन प्लान बनाते समय, चाहे आपका विषय कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, आपके जो टीचिंग पॉइंट्स होते हैं या पाठ को आपने जो भागों में डिवाइड करके पढ़ाना होता है वो 3 से 4 भागों में पढ़ाते हो आप, है ना। तो इस तरह से, और प्रत्येक भाग में बोध प्रश्न बच्चों से पूछते रहते हो। अब ये जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं, ये जब हम 3 से 4 जितने भी भाग किए हैं हमने अपने लेसन प्लान के, उतने भाग जब हम पढ़ा चुके होते हैं सारे के सारे, जैसे 3 भागों में मान लीजिए मैंने अपने लेसन को पढ़ाया है, तो लास्ट में शामपट सार होने के बाद, यानी शामपट सार पे मैं क्या करती हूँ, पूरे के पूरे लेसन को इकट्ठा करती हूँ। शामपट के द्वारा मैंने ये जो टुकड़ों में आपको पाठ पढ़ाया होगा उसको मैं इकट्ठा करूंगी, संग्रहित करूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, इन प्रश्नों की ये विशेषता होती है कि जैसे हमने जो बोध प्रश्न पूछे हैं यहाँ पे पाठ पढ़ाने के दौरान, हमने जो बोध प्रश्न पूछे हैं वो तो हमने तब पूछे जैसे ही मैंने बताया, साथ ही साथ आपसे प्रश्न पूछ लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पुनरावृत्ति प्रश्न कैसे प्रश्न होंगे, उन तीनों में से होंगे, ठीक है। जो 3 पार्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं उन तीनों में से जोड़ करके उसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, तो वो होंगे आपके पुनरावृत्ति प्रश्न। यानी यहाँ पे मैंने जो टुकड़े थे, पाठ को मैंने 3 से 4 टुकड़ों में आपको बताया था, तो ये बोध प्रश्न पूछे थे टुकड़ों में, है ना, पहले टुकड़े में, पहले दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में जो बोध प्रश्न पूछे थे, यहाँ पे जो पुनरावृत्ति प्रश्न होंगे, रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर तीनों भागों से, तीनों पार्ट से प्रश्न आएंगे, और यहाँ पे इन प्रश्नों के द्वारा क्या हो जाएगा, पाठ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। जो टुकड़ों में बटा हुआ ज्ञान था वो पूरी तरह से हम उसको जांच लेंगे इन प्रश्नों के द्वारा, पुनरावृत्ति प्रश्नों के द्वारा। तो इस तरह से पाठ के दौरान तो कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं मूल्यांकन के लिए, बोध प्रश्न, और पाठ पढ़ाने के बाद कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं मूल्यांकन के लिए, तो पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब वापस से आगे जो नेक्स्ट स्टेप है उस पे चलते हैं। अब ये जो बोध प्रश्न पूछे जाते हैं इनमें किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो इनमें उच्चारण संबंधी प्रश्न होते हैं, इनमें वाक्य प्रयोग देखा जाता है, और इनमें बोध प्रश्न देखा जाता है, बोध प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये उच्चारण क्या है, वाक्य प्रयोग क्या है और बोध प्रश्न क्या है, इसको जरा जान लो। उच्चारण मतलब हम कितना शुद्ध बोलते हैं, क्या वो शब्द हमको समझ में आ गया है, जो भी प्रश्न के उत्तर में जो भी शब्द आया है क्या वो हमें समझ में आ गया है, या क्या हमें वो उच्चारित करना आ गया है। तो इसमें क्या होता है, जब बोध प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये 3 चीजें चेक की जाती हैं। एक तो बच्चे का उच्चारण चेक किया जाता है कि जो भी प्रश्न का उत्तर है, जो भी शब्द है
प्रश्न के उत्तर में क्या बच्चा उसको सही ढंग से उच्चरित कर रहा है या नहीं कर रहा। एक तो ये सुविधा हो जाती है कि ये चेकिंग हो जाती है कि बच्चा उसका उच्चारण सही रूप में कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरी चीज वाक्य में प्रयोग, ठीक है। वाक्य प्रयोग का मतलब क्या है कि बालक कैसे वाक्यों का प्रयोग कर रहा है। देखिए भाषा क्या है, भाषा कैसे बनी है या हम अपनी बात को कैसे कहते हैं। पहले होते हैं हमारे पास वर्ण, वर्ण जुड़ करके शब्द बनते हैं, शब्द जुड़ करके वाक्य बनता है। हमें अपनी बात को कहने के लिए, अपने मन की बात को स्पष्ट करने के लिए टीचर के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य बोलने पड़ते हैं, भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। अब वो वाक्य कैसे हैं ये भी चेक किया जा सकता है कि बच्चे से हम प्रश्न पूछते हैं तो क्या वो वाक्य प्रयोग अच्छे से करते हुए हमारे प्रश्न का उत्तर दे पाता है या नहीं दे पाता। ये भी चेकिंग हो जाती है, इसकी भी जांच हो जाती है जब हम बोध प्रश्न पूछते हैं तो। अब है तीसरी चीज बोध प्रश्न, खुद नाम ही जिनका बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न का मतलब जो आपने बच्चे को सिखाया है, बताया है, पढ़ाया है, वो बच्चे को कितना समझ में आया है, ठीक है। वो बच्चे को कितना समझ में आया है। जब हम बच्चे से प्रश्न पूछते हैं तो हम उसका अवबोध स्तर जो है, समझने का जो स्तर जो है उस तक पहुंच जाते हैं, उसको जांच लेते हैं कि बच्चे को क्या हमारे द्वारा बताई गई बात समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। इस तरह से बोध प्रश्न यानी जो आपने बच्चे को अभी अभी सिखाया था, अभी अभी पढ़ाया था, उसी में से ही प्रश्न पूछ रहे हो। हिंदी पढ़ा रहे हो, कबीर जी का दोहा पढ़ाया है उसे अभी अभी, ठीक है। आप बच्चे से प्रश्न पूछ रहे हो प्रस्तुत पद किसके द्वारा रचित है, कबीर के द्वारा रचित है, ठीक है। आप पढ़ाया आपने, आप उसी में से प्रश्न पूछ रहे हो, तो इसका मतलब जो आपने अभी अभी बच्चे को सिखाया है, ठीक है, वो बच्चे को आ गया है। और इसके अंतर्गत भी ये तीन चीजें जैसे कि मैंने आपके सामने लिख रखी हैं, ये तीन चीजें चेक हो जाती हैं। जो हमने उसको सिखाया है वो उसने कितना सीखा है, सीखा भी है या नहीं सीखा है वो भी पता चल जाता है, उसका उच्चारण शुद्ध है या नहीं है ये भी पता चल जाता है, वो सही वाक्यों का प्रयोग कर रहा है अपनी बात को कहने के लिए या नहीं कर पा रहा है, अर्थात उसका जो शब्द भंडार है वो कितना विशाल है, उसके पास कितने शब्द हैं अपनी बात को कहने के लिए, ये भी क्लियर हो जाएगा। ये तो मैंने वैसे कबीर वाला हिंदी का उदाहरण दे दिया आपको, क्योंकि मैं हिंदी की हूँ इसलिए। वैसे ही यहाँ पे कोई भी हो सकता है, जैसे आपने मान लो उनको एसएसटी का लेसन पढ़ाया है तो आपने उनको ये मान लो अधिकार या कर्तव्य उनके पढ़ाए हैं, मूल अधिकार कौन से हैं, मूल कर्तव्य कौन से हैं, तो आप यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हो। पहले आपने जो है मूल अधिकार बता करके और उसके बाद भी ये 6 मूल अधिकार हैं हमारे और ये नाम है, तो यहाँ पे पूछ लिया कि मूल अधिकारों की संख्या बताइए। तो अभी आपने बताया है उसको कि हमारे मूल अधिकार ये 6 मूल अधिकार हैं और उनके नाम ये हैं। अब पूछ रहे हैं आप बच्चे से, तो ये बहुत प्रश्न है आपका, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट के अंदर, अलग अलग विषयों के अंदर आप इसका प्रयोग करते हैं। चलिए, पाठ अंतर्गत मूल्यांकन हमने अच्छे से समझ लिया है। अब आते हैं इधर पाठोपरांत मूल्यांकन यानी पुनरावृत्ति प्रश्नों के द्वारा। अब ये पुनरावृत्ति प्रश्न 3 प्रकार के हो सकते हैं। वैसे तो आपने इनके नाम सुने ही है, प्रश्नों के प्रकारों में ये 3 प्रकार आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, लघुत्तर प्रश्न होते हैं और निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से होते हैं? कॉम्पिटिशन्स के अंदर आप जब कंपटीशन देते हैं तो आपको पता है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं ये पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होते हैं, इनमें वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है, ठीक है। और वस्तुनिष्ठता का गुण होने के साथ साथ ये कैसे होते हैं? ये पूरी तरह से विश्वसनीय होते हैं। इन प्रश्नों का ये गुण होता है कि ये पूरी तरह से विश्वसनीय होते हैं। इसके साथ ही वैध भी होते हैं, विभेदकारिता का भी इनमें गुण पाया जाता है। मूल्यांकन की मैंने आपको विशेषताएं बताई थी कि मूल्यांकन की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए, उसमें विभेदकारिता का गुण होना चाहिए और मूल्यांकन व्यवहारिक होना चाहिए। ये मैंने 5 आपको विशेषताएं बताई थी, मूल्यांकन की जो विशेषताएं कराई थी। तो यहाँ पे भी वही बात है, ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते
परीक्षा ली जाती है वो पूरी तरह से वैध होती है, विश्वसनीय होती है, वस्तुनिष्ठ होती है और विभेदकारिता का उसमें गुण होता है और इसके साथ ही वो व्यवहारिक भी होती है। तो ये परीक्षा ये वाले प्रश्न जो है वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज और आपको ये बता दूं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आप केवल उसी को नहीं रखोगे कि इसमें अ ब स द वाले 1 2 3 वाले क्वेश्चंस होते हैं, नहीं, इसके अंतर्गत मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से प्रश्न होते हैं। मूल्यांकन की विधियां मैंने आपको पढ़ाई थी, तो मूल्यांकन की विधियों में मैंने आपको बताया था परीक्षा 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। और उसमें फिर मैंने आपको लिखित के प्रकार करे थे, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार जो थे वही इसमें आएंगे। कैसे हो सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति इसमें आता है, मिलान करो वाले इसमें आते हैं, सत्य असत्य इसमें आते हैं, ये सारे के सारे। और भी मैंने कई प्रकार वहाँ पे आपको बताए थे, युगल वाले, है ना, तो वो वाला जो था वो सारा का सारा जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आता है। ठीक है, नहीं देखी है वो वीडियो तो उसको देख लो, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं एक तो पुनरावृत्ति प्रश्नों में। फिर देखिए लघुत्तर प्रश्न होते हैं। लघु धन उत्तर, तो शब्द बनता है लघुत्तर, दीर्घ संधि। तो यहाँ पे लघु उत्तर यानी कि 1 से 2 शब्दों में या फिर 1 से 2 वाक्यों में इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। ठीक है, 1 से 2 शब्दों में या 1 से 2 वाक्यों में इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है लघुत्तर प्रश्न का, ये भी इसका एक प्रकार है। उसके बाद है निबंधात्मक प्रश्न, यानी निबंध के रूप में आपने प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो आपको पता ही है कि सैकड़ों शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर लिखा जाता है निबंधात्मक प्रश्नों का। इवन यहाँ तक कि 300 से 400 शब्दों का प्रयोग करने के लिए भी कहा जाता है। जब हम लोगों ने एमए की थी ना, तो उसमें 16 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, आंसर लिखना होता था हमें 400 से 500 शब्दों में। 10 ही क्वेश्चन आते थे एमए में हमारे, और उसमें से हमको 5 क्वेश्चन करने होते थे। 10 क्वेश्चन मतलब अथवा में क्वेश्चन आता था। हर एक इकाई में से एवरी यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते थे, उसमें से हमें अथवा वाले यानी क्वेश्चन होते थे, हमको क्या करना होता था, उन दोनों में से एक क्वेश्चन करना होता था। तो इस तरह से पूरे पाठ्यक्रम में से, पूरे सिलेबस में से 10 क्वेश्चन आते थे। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हमें 400 से 500 शब्दों में लिखना होता था। 16 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, 5 क्वेश्चन करने हैं तो 16 × 5 16 × 5 80 नंबर। ठीक है, 80 नंबर का हमारा जो है वो बन जाता था, पेपर बन जाता था। तो यहाँ पे वही बात है, निबंधात्मक प्रश्न कौन से होते हैं, जिसमें प्रश्नों के उत्तरों को निबंध के रूप में लिखना होता है, यानी सैकड़ों की संख्या में जो शब्द होते हैं वो लिखने पड़ते हैं, 400 से 500 शब्दों में जिसका आंसर लिखना पड़ता है। अब अगर इनकी तुलना, इन निबंधात्मक प्रश्नों की तुलना इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से की जाए ना, तो आप ये देखेंगे कि जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनमें वस्तुनिष्ठता का गुण नहीं होता। इन प्रश्नों को अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है तो इनके गुण के कारण कहा जाता है, क्योंकि इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता मुख्य गुण होता है, और वस्तुनिष्ठता के गुणों के कारण ही इस प्रश्न को, इन प्रश्नों को क्या कहा जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है। और यहाँ पे ये निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं वो, उनमें ये गुण नहीं होता वस्तुनिष्ठता का, और क्योंकि इनमें वस्तुनिष्ठता का गुण नहीं होता तो इनकी ये कमी है कि इसमें क्या होती है, व्यक्तिगतता होती है। ठीक है, अपना व्यक्तिगत पक्ष जो है आड़े आ जाता है। यहाँ पे शिक्षक का कैसे आ जाता है, अब इसको समझ लो थोड़ा सा। मैंने ये बता दिया, इसमें वो गुण होते हैं कौन से, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, विभेदकारिता और व्यवहारिकता। और इनमें वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता का अभाव पाया जाता है। अब मैंने ये कहा कि वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, व्यक्तिगतता पाई जाती है। देखिए, एक तो आप ये वाला टेस्ट लेंगे बच्चे से, आपने जो टेस्ट लिया है या जो परीक्षा ली है उसमें प्रश्न थे ऐसे, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे, और मैंने बताया ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में केवल अ ब स द वाले नहीं होंगे, अ ब स द वाले भी हो सकते हैं, मिलान करो होंगे, सत्य असत्य होंगे, इसके अलावा खाली स्थानों की पूर्ति करो वो होंगे, और इसके अलावा वो छांटने वाले होते हैं ना कि आप जो है सारे एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे वर्ड दे रखे हैं, अब जैसे हिंदी में कह दिया कि इनमें से भाववाचक संज्ञा को अलग करिए, या जो इनकी श्रेणी में नहीं आता है, जो डिफरेंट है, ओड वन है, उसको चूज करिए। तो ऐसे सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत ही आते हैं। मान लीजिए आपने एक परीक्षा ली है
और उस परीक्षा में आपने ये वाले प्रश्न डाले हैं, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाले हैं। अगर आपके किसी फेवरेट स्टूडेंट ने भी अगर ये प्रश्नों के अंतर्गत कोई गलत लिखा है, मान लीजिए उसने 4 में से एक गलत चूज किया है, मिलान गलत किया है, खाली स्थान में गलत वर्ड भरा है, ठीक है, या जो गोले लगाने थे, सर्कल लगाने थे ओड 1 पे वो गलत लगाए हैं, तो आप क्या उसको नंबर दे सकते हो? कभी नहीं दे सकते। आपको उसके नंबर काटने ही पड़ेंगे, भले ही वो आपका खुद का भाई बहन बेटा ही क्यों नहीं है, या किसी भी शिक्षक का वो बच्चा कितना भी करीबी हो, लेकिन वो शिक्षक उसको कभी भी नंबर नहीं देगा। देगा का मतलब नहीं है, दे ही नहीं सकता है ना, दे ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे उसको नंबर काटने ही पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये कैसा, यही तो है वस्तुनिष्ठता का गुण कि प्रश्न सही किया है तो नंबर मिल जाएंगे, प्रश्न का उत्तर गलत है तो नंबर नहीं मिल सकते, और आप नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता। अगर कोई और शिक्षक भी आपकी कॉपी को चेक करता है, उस बच्चे की कॉपी को चेक करता है, तो वो भी नंबर नहीं दे सकता, आप भी नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है, नंबर काटने ही पड़ेंगे अगर प्रश्न का उत्तर गलत है तो। अब अगर वही वाला टेस्ट, वही वाली परीक्षा आपने तैयार की है और उसमें निबंधात्मक प्रश्न दिए हैं आपने, अगर आपने निबंधात्मक प्रश्न दिए हैं तो बच्चे ने चाहे गलत ही लिखा है, कोई 8-10 लाइनें जो हैं उसमें लिख दी हैं, 300-400 शब्दों में लिखना था, बच्चे ने क्या किया है, मान लीजिए 100 शब्द लिख दिए हैं, जबकि वो लिखा हुआ गलत है, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, आपको उसमें से कोई एक लाइन ही सही मिल जाए। जैसे आपने पूछा है कि कोई वर्ड दे दिया कि कितना महत्व है, क्या महत्व है, ऐसा कुछ बता दिया, तो बच्चा लिख रहा है कि बहुत अधिक महत्व है, ये अनिवार्य है, और ऐसा वैसा 3-4 लाइनें लिख दी, तब भी आप क्या कर रहे हो, तब अगर वो 5 नंबर का या 7-8 नंबर का क्वेश्चन है, तब भी आप उसको 2 नंबर दे रहे हो, ठीक है, 2 नंबर दे रहे हो। ये है आपकी व्यक्तिगतता, क्योंकि वो आपका बच्चा जो है, वो स्टूडेंट जो है जिसकी कॉपी आप चेक कर रहे हो, वो आपका प्रिय स्टूडेंट है, ठीक है, वो आपको अच्छा लगता है, आपका रिश्तेदार है, आपका भाई बहन है, तब आप उसको नंबर दे देंगे और आप पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो इसका मतलब निबंधात्मक प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता का अभाव आ गया ना। अब मान लीजिए वही वाला टेस्ट किसी और टीचर के पास चला जाता है, ठीक है, किसी और टीचर के पास चला जाता है, आप उससे चेक करवा रही हैं, या ये मान लो रीचेकिंग हो रही है, तो रीचेकिंग के समय पे अब वो जो दूसरा शिक्षक है वो अपने अकॉर्डिंग मार्क्स देगा। प्रश्न का उत्तर एक ही है, वही बच्चे की कॉपी है, लेकिन उसको पहला शिक्षक कुछ और नंबर दे रहा था और दूसरा कुछ और दे रहा है, तो यहाँ पे आ गया ना वस्तुनिष्ठता का अभाव। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होती है, व्यक्तिगतता आड़े आ जाती है शिक्षक की, जबकि यहाँ पे वो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होकर के आपकी कॉपी को चेक करता है या बालकों के रिजल्ट को बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं। तो ये है आपका आज का टॉपिक, पाठ अंतर्गत मूल्यांकन और पाठोपरांत मूल्यांकन, जिसमें बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं पाठ अंतर्गत मूल्यांकन के अंतर्गत, और जिसमें उच्चारण चेक किया जाता है बच्चे का, वाक्य में प्रयोग देखा जाता है, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह से पाठोपरांत मूल्यांकन में पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ये प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, लघुत्तर प्रश्न होते हैं और निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, खाली स्थान, मिलान करो, सत्य, अब असद वाले और भी कई बताया ना, लास्ट वीडियो देख लो मूल्यांकन की विधियां इससे संबंधित। और लघुत्तर में 1 से 2 शब्दों में या 1 से 2 वाक्यों में आंसर लिखने होते हैं, और इसमें एक निबंध के रूप में आंसर लिखा जाता है 400 से 500 शब्दों में, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। तो मूल्यांकन के अंतर्गत ये दोनों प्रकार की मूल्यांकन की स्थिति आपको पता होनी चाहिए, पाठ के अंतर्गत पाठ पढ़ाते हुए और पाठ पढ़ाने के बाद ये मूल्यांकन की स्थिति होती है। स्थिति के अनुसार अगर मूल्यांकन की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 2 प्रकार का मूल्यांकन होता है, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, अगर स्थिति के अनुसार आपसे मूल्यांकन पूछा जाता है तो आपका उत्तर यही होना चाहिए कि स्थिति के अनुसार मूल्यांकन 2 प्रकार का ही होगा, एक पाठ अंतर्गत मूल्यांकन, दूसरा पाठोपरांत मूल्यांकन, ठीक है। पाठ पढ़ाते समय किया जाने वाला मूल्यांकन, पाठ पढ़ाने के बाद किया जाने वाला मूल्यांकन। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास इतनी ही, टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।